हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण को हल करने की निश्चयक पद्धति का अध्ययन करेंगे। इसे क्रेमर का नियम भी कहते हैं। इसके पहले हमने आलेख विधि से युगपत समीकरण को हल करने की विधि का अध्ययन किया था। आलेख विधि की कुछ सीमाएं होती हैं और यह सीमाएं निश्चयक पद्धति से युगपत समीकरण हल करके दूर की जा सकती हैं। सबसे पहले निश्चयक की संकल्पना क्या है, इसे हम देखते हैं। यदि ए, बी, सी, डी ये चार संख्याएं हैं तो इसे हम निम्न पद्धति द्वारा दर्शा सकते हैं, जहां ए, बी और सी, डी यह क्षैतिज पंक्तियां हैं और ए, सी और बी, डी यह दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। इस निश्चयक का घात 2 है, कारण प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में 2 घटक हैं। यह निश्चयक एक संख्या के लिए लिखा जाता है और वह संख्या AD माइनस BC द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ AD माइनस BC यह इस दिए गए निश्चयक का मान है। निश्चयक का नाम देने के लिए साधारणतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, D ऐसे अंग्रेजी बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं एक उदाहरण। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दिए गए निश्चयक का मान ज्ञात करें। दोस्तों, अगर सामान्य निश्चयक से इसकी तुलना की जाए तो ये सवाल हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। ऋण 6 का गुणा होगा 0 से और फिर 3 का गुणा होगा ऋण 4 से। तो क्या लिखेंगे हम? ऋण 6 गुणे 0 ऋण 3 गुणे ऋण 4। ऋण 6 का गुणा 0 में करने पे हमें 0 मिलेगा और ऋण 3 का गुणा ऋण 4 में करने पे हमें धन 12 मिलेगा, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। तो इस निश्चयक का मान हमें कितना मिल गया है? 12। बच्चों, ये सवाल 1 नंबर के लिए बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर आता है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करिए। ये बहुत ही आसान है। दोस्तों, अब बारी आती है क्रेमर के सूत्र की। प्रश्न ये उठता है कि ये सूत्र मिला कैसे। तो आइए देखते हैं कि क्रेमर का सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें युगपत समीकरण की जोड़ियों को लिख लेना है इस प्रकार से। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दोस्तों, यहाँ a1 ये x का सहगुणांक है, b1 यह y का सहगुणांक है तथा c1 यह अचर पद है। और आपने पहले पढ़ाई है कि x तथा y यह चर पद होते हैं। अब लिखते हैं दूसरा समीकरण, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। दोस्तों, प्रश्न संग्रह 1.1 के प्रश्नों को हल करने के समय आपने देखा था कि विलोपन विधि से सवाल हल करते समय हमने x तथा y इन दोनों में से किसी एक के सहगुणांक को समान किया था। तो यहाँ पर भी हमको इन दोनों समीकरणों में या तो x या तो y इनके सहगुणांकों को समान करना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समीकरण 1 में b2 से तथा समीकरण 2 में b1 से गुणा करके y के सहगुणांक को समान करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, फिर उसको कोष्ठक में बंद करते हैं और फिर b2 से गुणा करते हैं। गुणा करने पे हमें मिलेगा a1b2x प्लस b1b2y इज इक्वल टू c1b2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में b1 से गुणा करते हैं। गुणा करने पे हमें मिलेगा a2b1x प्लस b2b1y इज इक्वल टू c2b1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, समीकरणों की जोड़ियों में सहगुणांक अगर समान हो, उनके चिन्ह भी समान हो, तो समीकरणों को घटाया जाता है। यहाँ हम समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएंगे। घटाने पे हमें क्या मिलेगा? a1b2x माइनस a2b1x इज इक्वल टू c1b2 माइनस c2b1। अब यहाँ देखिए x दोनों में कॉमन है
इसे हम बाहर ले लेते हैं। x को लिखेंगे कोष्ठक के बाहर और कोष्ठक में लिखेंगे a1b2 माइनस a2b1। अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x यहीं रहने देते हैं, बाकी के मान हम दाएं तरफ ले जाएंगे। दाएं तरफ यह बटे में लिखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ यह गुणे में था तो पक्ष बदलने पर यह भाग में हो जाएगा। अब x बराबर क्या मिलेगा हमें? x बराबर मिलेगा c1b2 माइनस c2b1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। यहाँ हमें x का मान मिल गया है और बिल्कुल इसी प्रकार हम y का भी मान निकालेंगे। y का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 में a2 से तथा समीकरण 2 में a1 से गुणा करेंगे। तो निकालते हैं y का मान। सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं और पूरे समीकरण में a2 से गुणा करते हैं। a2 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a1 a2x धन a2b1y बराबर a2c1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब उसी प्रकार समीकरण 2 में a1 से गुणा करेंगे। a1 से गुणा करने पर हमें मिलेगा a1 a2x धन a1b2y बराबर a1c2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब क्योंकि x के सहगुणांक दोनों ही समीकरण में समान हो चुके हैं और दोनों के चिन्ह भी समान हैं, तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों का घटाना करेंगे। यहाँ समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाएंगे। घटाने पे हमें क्या मिलेगा? a1b2y माइनस a2b1y बराबर a1c2 माइनस a2c1। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इन दोनों में y कॉमन है तो y को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? a1b2 माइनस a2b1। अब क्योंकि हमें y का मान निकालना है तो बाकी की जो राशियां हैं उसको हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे। फिर हमें क्या मिलेगा? y बराबर a1c2 माइनस a2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। अब क्योंकि x तथा y दोनों के मान मिल चुके हैं तो इन दोनों के मानों का निरीक्षण करने पर हमें यहाँ पर 3 राशियाँ प्राप्त होती हैं। इन राशियों को हम निश्चयक के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें निश्चयक पद्धति में लिखने के लिए फिर से हम अपने समीकरण 1 तथा 2 पर आते हैं। यहाँ हमें गुणांकों व अचर पद के ये 3 स्तंभ मिलते हैं। पहला स्तंभ है a1 a2 का, दूसरा है b1 b2 का और तीसरा स्तंभ है c1 c2 का। जब हम पहले और दूसरे स्तंभ को निश्चयक के रूप में लिखते हैं तो हमें इस प्रकार का निश्चयक मिलता है। इसे हम नाम देते हैं D। अब निश्चयक में जो पद दिए गए हैं उनका हम तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में एक सवाल हल किया था, उसी प्रकार यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a1b2 माइनस 2b1। इसी प्रकार हम तीसरे और दूसरे स्तंभ के पदों को निश्चयक रूप में लिखते हैं और इसे हम नाम देते हैं dx, क्योंकि इस निश्चयक से हम x का मान ज्ञात करेंगे। अब इस निश्चयक में तिर्यक गुणा करने पर हमें मिलता है c1b2 माइनस c2b1। इसी प्रकार अब पहले और तीसरे स्तंभ के पदों को निश्चयक के रूप में हम लिखते हैं और इसे नाम देंगे dy, क्योंकि यह निश्चयक से हम y का मान ज्ञात करेंगे। इस निश्चयक के पदों में गुणा करने पर हमें मिलता है a1c2 माइनस a2c1। अब दोस्तों, जबकि हमें d, dx, dy, x तथा y इनके मान प्राप्त हो चुके हैं, इनके मानों को एक आसान सूत्र के रूप में कैसे लिखना है वो हम यहाँ अब देखते हैं। d के निश्चयक का मान जो हमें मिला है वो x और y के मानों में कहाँ प्राप्त हो रहा है?
वो यहाँ हर के रूप में है। dx के निश्चयक का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो x के मान में अंश के रूप में है। अब x बराबर हम सीधे dx बटे d लिख सकते हैं। अब हमें एक यहाँ पे सूत्र मिल चुका है, x बराबर dx बटे d। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं dy के निश्चयक का मान। dy के निश्चयक का मान y के मान में कहाँ दिया है? अंश के रूप में दिया है। और हर के रूप में d के निश्चयक का मान दिया हुआ है। अब y बराबर हमें क्या मिलता है? dy बटे d। इस सूत्र से हम y का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न संग्रह 1.3 के सवालों को हल करने के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना ही है, वो एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। इसे आप ज़रूर से ध्यान में रखिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में निश्चयक से संबंधित सवाल आते ही हैं। सवाल हल करने के लिए जो निम्न बातें हमें ध्यान में रखनी है वो यहाँ सोपान के रूप में दी गई हैं। दिया गया समीकरण ax धन by बराबर c इस रूप में लिखना है। फिर d, dx तथा dy इन निश्चयकों का मान ज्ञात करना है। फिर दिए गए सूत्र के आधार पर x तथा y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले से ही हल किया हुआ एक उदाहरण आपको दिया है, आप ध्यान से पढ़िए। कभी कभी उदाहरण के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं और इस उदाहरण के आधार पर आगे दी हुई कृति आप करिए। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.3 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।